हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, जैसे जैसे 21वीं शताब्दी आ रही है, वैसे वैसे गैजेट, महंगाई, पॉपुलेशन मेन क्या टॉपिक बन रहा है डिस्कशन के लिए। जितना पॉपुलेशन हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि जितना जनसंख्या होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। इंडिया है जो सेकंड मोस्ट में आ गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इंडिया के लिए ना सोचे तो अपने परिवार के लिए ही सोचे। जैसे कि महंगाई आ रही है, इतनी महंगाई में 10 बच्चे को कैसे पाल सकते हैं? और अगर 10 बच्चे को अगर पाल भी रहे हैं और उसको अच्छी शिक्षा मतलब एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, उसका शादी अच्छा घर में नहीं कर रहे हैं, तो ये सब के से क्या होगा? सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ेगा, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी। अगर अपने बच्चे को क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है तो हम दो हमारे दो वाला नियम अपनाना पड़ेगा। अब हम दो हमारे दो करने के लिए अब तो ये तो जानते हैं, जब पति पत्नी रहते हैं तो ये तो होता है। तो हमें तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम सेफ रहें और करने में कोई टेंशन ना हो। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है बर्थ कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं कंट्रासेप्शन। इसको कहते हैं प्रिवेंशन करना। ठीक है, तो इसमें बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि मेल और फीमेल का, ताकि हम कहाँ कहाँ पे कैसे किसको लगाना है। जैसे कि कॉपर थी तो वेजाइना में लगाया जाता है, आगे जाके सर्जरी भी किया जाता है जिसमें परमानेंट, ये दो तरह का होता है, टेम्प्रोरी और परमानेंट। मतलब टेम्प्रोरी मतलब कि 1 साल 2 साल के लिए लगाते हैं ताकि 1-2 साल के लिए बच्चे से फ्री हो। परमानेंट मतलब 2 बच्चा हो गया तो चलो अब मेरे को बच्चा नहीं करना है तो परमानेंट करते हैं। तो इस तरह से ये दो तरह का कंट्रासेप्शन होता है। तो कंट्रासेप्शन में जाने से पहले हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक क्या कर लेते हैं, रफ नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा, थोड़ा पिक्चर बड़ा कर देती हूँ। ये हमारा फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, जो सबसे नीचे ही इसको कहते हैं वेजाइना, जिसको हम दूसरा नाम में बर्थ कैनाल भी कहते हैं। यहीं से मेनली बच्चा जन्म लेता है। ये वाला पार्ट हमारा सर्विक्स है। ये यूट्रस है। यूट्रस में मेनली हमारा जो बेबी है वो एक छोटा सा जाइगोट से एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से पूरा फीटस का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा ओवरी है। ओवरी में ही मेनली हमारा एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब के जो फ्यूमरी है ना, इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसी के थ्रू एग हमारे फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब से ये एग फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होकर फिर यूट्रस में आता है, यहाँ पे इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, कनेक्ट करता है ओवरी को यूट्रस से। मतलब फैलोपियन ट्यूब क्या किया, इंटरमीडिएट का काम किया, पासवे का काम किया, एग को कहाँ से कहाँ तक, ओवरी से यूट्रस तक। ठीक है, अब ओवरी क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ पे हार्मोन और हमारा एग प्रोड्यूस होता है। यूट्रस ये सभी ऑर्गन को कनेक्ट करता है। देखिए ये बीच में है, इसके ऊपर में फैलोपियन ट्यूब है, नीचे में वेजाइना है। तो ये वेजाइना के थ्रू ही मेनली इंटरकोर्स होता है। तो ये क्या हो गया, ये बीच में कनेक्ट करता है सभी ऑर्गन को, इसलिए इसको कनेक्टर भी कह सकते हैं। इसमें मेनली बेबी डेवलप्ड होता है। सर्विक्स क्या हो गया, नेक ऑफ द वेजाइना। देखिए ये क्या है, सर्विक्स हमारा ये वेजाइना है, इसका नेक है। ठीक है, उसके बाद जो वेजाइना है ये क्या है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो मेनली एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक में आता है। इसके थ्रू हमारा जो मेन्स्ट्रुअल ब्लड है ना वो बाहर जाता है। मेन्स्ट्रुअल ब्लड क्या होता है, जैसे कि हमारा शरीर मेनली लड़कियों में, मेनली क्या लड़कियों में ही होता है कि जैसे कि एग हमेशा हर मंथ निकलता है अल्टरनेटिव ओवरी से, एक बार इस ओवरी से एक बार उस ओवरी से। तो हमारा शरीर क्या करता है ना, यूट्रस को प्रिपेयर करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके लिए तैयारी, जैसे कि हमारे घर में बच्चे आने वाले होते हैं तो हमारे घर में सब तैयारी करते हैं ना, वैसे ही हमारा यूट्रस तैयारी करता है। बट किसी कारण बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो यूट्रस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे घर में मेहमान आने वाले होते हैं, छोटा सा मेहमान, और मेहमान नहीं आ पाता, मतलब स्टिल बर्थ हो जाएगा या डेथ हो जाएगा तो क्या हम दुखी हो जाते हैं ना, वैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हमारा जो यूट्रस है वो दुखी हो जाता है और जो भी तैयारी किया हुआ है उसको वो बाहर फेंकता है। तो जो इंडोथीलियम होता है ना, जिसका सुपरफिशियल लेयर, वो बाहर निकल जाता है।
वो कैसे निकलता है, तो वेजाइना के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो वेजाइना को हम क्या कह सकते हैं, एक पासवे भी कह सकते हैं। वेजाइना में ही मेनली हमारा जो पेनिस है वो इंसर्ट होता है ड्यूरिंग सेक्स के टाइम, और स्पर्म इंटर करता है। ठीक है, और बेबी का डिलीवरी भी वेजाइना के थ्रू होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। तो अगर ये तो सामने से देख रहे हैं, इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, वेजाइना है। एक मिनट, ये हमारा वेजाइना है। फिर ये आगे में थोड़ा सा क्लिटोरिस होता है। क्लिटोरिस मेनली क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है वुमेन का। ठीक है, ये हमारा यूरेथ्रा है, पीछे में रेक्टम है, ये सर्विक्स है, ये हमारा यूट्रस है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के पास ओवरी है, और आगे उसके पहले क्या होता है, ब्लेडर होता है। इसलिए क्या क्या करते हैं ना, जब बेबी का बर्थ होने लगता है ना, तो जो हमारा ब्लेडर है उसको एम्प्टी होना चाहिए, ताकि ये जो बेबी का बर्थ हो ना वो ईजी वे में हो जाए। ठीक है, चलिए अब मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है अभी बता दिए थे। गर्ल है ना, जो जब जन्म लेती है तो उसके अंदर बहुत सारे एग रहते हैं। तो क्या एग जन्म के बाद भी बनता है, नहीं। एक बार गर्ल का जन्म हो गया, उसमें जितने एग हो गए तो हो गए, उसके बाद वो घटता है, बढ़ता नहीं है। तो जो एग है उसको ही हम ओवा कहते हैं। ठीक है, और एक एग हो जाए, माने बहुत सारे एग को हम ओवा कहते हैं। लेकिन अगर इससे एक एग निकल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। मतलब ओवम क्या है, सिंगुलर है, ओवा क्या है, प्लूरल है। ये एक सेल ओनली हाफ फॉर्म होता है। पुबर्टी के समय क्या होता है, हार्मोन्स कहता है ओवरी को कि ओवरी तुम स्टार्ट करो रिलीज ओवम, मतलब कि इसको फर्टिलाइज करो। मेनली पुबर्टी के पहले ये अनफर्टिलाइज मतलब मैच्योर नहीं रहता है। तो ये क्या होता है, पुबर्टी के बाद फर्टिलाइज होता है एक तरफ। फर्टिलाइज ऐसे नहीं कह सकते, मतलब वो मैच्योर होता है, फिर वो आता है कहाँ पर, हमारा ये फिम्बरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में आता है, और जब स्पर्म मिलता है तो वो फर्टिलाइज एग कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे ओवरी अपने एग को मैच्योर करता है, डेवलप करता है, उसी समय यूट्रस क्या करता है, अपने आप को ठीक करने लगता है। अपने जो इनर वाला वॉल है ना, यूट्रस में 3 वॉल होता है। यूट्रस के वॉल में 3 लेयर होते हैं। सबसे अंदर वाले को इंडोमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, और बाहर वाले को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। इंडोमेट्रियम में ही मेनली ये तैयारी किया जाता है, इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो वही हमारा जो इनर लाइनिंग है वो ठीक हो रहा है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, जो मेनली जब अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा और फीड करेगा एग को। लेकिन अगर एग नहीं स्पर्म से मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो अब इन लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो टूट जाएगा और ब्लड के साथ मिक्स होकर बाहर वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेन्स्ट्रुएशन कहते हैं, और बहुत सारी लड़कियाँ इसको पीरियड भी कहते हैं। अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो ओवरी जो रिलीज करता है वंदा, और जो लाइनिंग बिल्डअप होता है और एग नहीं फर्टिलाइज करता है, तो ये मेनली क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी को पीरियड कहते हैं, और ये हर मंथ होता है। ये नहीं कि एक मंथ हुआ उसके बाद नहीं हुआ, ये हर मंथ होता है, इसलिए इसको साइकिल कहते हैं। और मेनिस्ट्रुअल प्लस साइकिल, मेनिस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ये हमारा क्या है, ये सबसे नीचे जो इस तरह से होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें मेनली टेस्टिस प्रेजेंट होता है, उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ये हमारा टेस्टिस है जो मेनली स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ये पेनिस है लड़कों लोग का, और ये बीच में क्या आ रहा है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू ही मेनली हमारा यूरिन किया जाता है, मतलब यूरिन बाहर आता है, और इसी के थ्रू स्पर्म भी बाहर आता है। ठीक है, यूरेथ्रा। पेनिस, पेनिस क्या करता है, डिलीवर स्पर्म करता है, कहाँ, तो यूरेथ्रा में। ठीक है, अब देखिए पेनिस ही जाता है ना मेनली वेजाइना ट्रैक के अंदर, तो वो पेनिस के थ्रू ही स्पर्म कहाँ जाता है, वेजाइना में जाता है। टेस्टिस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म। देखिए फीमेल में क्या था, एग एक बार बन गया तो बन गया, वो धीरे धीरे घटता है। लेकिन जो स्पर्म है वो एक बार नहीं बनता है, वो हमेशा बनते रहता है। ठीक है, और ये मेनली कि मिलियंस में बनता है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन को, जिसको टेस्टेरियोन भी कहते हैं। स्क्रोटम में ये मेनली टेस्टी जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है,
साइड वाइज देखें तो इस तरह से है, ये हमारा स्क्रोटम है, इसमें हमारा ये क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस से ये भाज डिफरेंस, एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से भाज डिफरेंस, इस तरह से ये जाता है और हमारा पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, इसका एनाटोमी और फिजियोलॉजी मैंने बहुत अच्छा से सेपरेट वीडियो में बनाया, आप गायनेकोलॉजी में जाके देख सकते हैं। अब सेमिनल वेसिकल्स मेनली किससे निकलता है? सेमिनल वेसिकल्स देखिए यहाँ पर परसेंट होता है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और किसको, तो स्पर्म को। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इनलार्ज हो जाता है ताकि यूरिन को ब्लॉक कर सके और हमारा स्पर्म इजैकुलेशन से बाहर आ चुके। ठीक है, पेनिस का क्या काम है, तो ये डिलीवर करता है स्पर्म को। ठीक है, एपिडिडमिस, तो यहाँ पर मेनली स्पर्म मैच्योर होता है। टेस्टिस, ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। स्क्रोटम, तो ये टेस्टिस का बना होता, टेस्टिस में होता है। ठीक है, अब क्या है ना, जो ये कंट्रासेप्शन है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। कंट्रासेप्शन भी दो तरह का होता है। रिवर्सिबल, जो मतलब बताए थे ना कि कुछ दिन के लिए किया जाता है, उसके बाद वो आप दोबारा प्रेग्नेंट बन सकते हैं। इरिवर्सिबल, एक बार कर लिए उसके बाद आप कभी नहीं प्रेग्नेंट बन सकते हैं। तो जो रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड है ना, रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड, उसको मेनली ऑर्गेनाइज किया गया है 6 ग्रुप में। कितने ग्रुप में? 6, 1 2 3 4 5 6। जो सबसे पहला ग्रुप है उसको हम कहते हैं कम्बिनेशन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। क्या? कम्बिनेशन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। ठीक है, दूसरा जो ये कैटेगरी है वो है प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स। मतलब पिल्स में हम क्या लेते हैं? सिर्फ प्रोजेस्टीन लेते हैं। और कम्बिनेशन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव कहने का क्या मतलब है? प्रोजेस्टीन और एस्ट्रोजन दोनों साथ में लेते हैं। तीसरा जो है उसका नाम है DMPA। ये DMPA क्या है? तो डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। चौथा इम्प्लांट। ठीक है, सबके बारे में डील करेंगे करके, टेंशन नहीं लेने का। पाँचवा जो है उसको कहेंगे LNGIUS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिवो नॉर्जिस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूटराइन सिस्टम। फिर उसके बाद लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, कॉपर इंट्रायूटराइन डिवाइस। ठीक है, मेनली जो है ना, अगर कोई हेल्दी कंडीशन है तो एक इसमें से मेथड यूज होता है। ठीक है, तो ये मेथड यूज करने के पहले हम इसका स्कोरिंग करते हैं। तो स्कोरिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इस मेथड को यूज करने का। दूसरा देखेंगे कि इसका जो रिस्क है उससे ज़्यादा एडवांटेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये भी देखेंगे कि पहला क्या बताए थे, जो ये मेथड है वो उसमें रिस्क कितना है। उसके बाद ये देखेंगे अगर रिस्क है तो उसका एडवांटेज कितना है, मतलब एडवांटेज ज़्यादा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। चौथा, ये जो रिस्क है वो क्या एक्सेप्टेबल रिस्क है या एक्सेप्टेबल रिस्क नहीं है, तो इतना मेनली हम डील करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन इसका मतलब क्या था? बर्थ कंट्रोल। इसमें बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड, बैरियल मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टिंग हार्मोन, सर्जिकल मेथड, जिसके द्वारा हम करते क्या हैं, तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, ताकि हमारा जो बर्थ है, जैसे कि कोई 2 बच्चा चाहते हैं और उनको 10 महीना तक या 2 साल तक, 10 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, तो वो क्या यूज करेंगे? बर्थ कंट्रोल यूज करेंगे। इसका बहुत सारे मेथड हैं, एक तो नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टिंग हार्मोन, सर्जिकल मेथड। सबसे पहले नेचुरल मेथड क्या है? तो नेचुरल मेथड में क्या होगा कि हमें ओवम और स्पर्म को मिलने से रोक देना होगा। तो ये कैसे होगा? तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस से। किससे? तो पहला क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? नेचुरल मेथड। इसके में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? PERIODIC, पीरियोडिक, ABSTINENC
सी अब्स्टिनेंस। इस मेथड में जो कपल है वो अवॉइड करते हैं क्वाइटस। क्वाइटस कहने का क्या मतलब है? सेक्सुअल इंटरकोर्स 10 से 17 दिन तक। मतलब कि जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ ना, तो स्टार्टिंग में 7 दिन तक कर सकते हैं और लास्ट में 7 दिन तक कर सकते हैं। बीच में मेनली 7 दिन नहीं करना रहता था। कौन से कहाँ तक? 10 से 17 दिन के बीच में मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस नहीं करना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा ओवुलेशन के चांसेस होते हैं। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। जो 10 से 17 दिन का पीरियड है ना, इसको फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पीरियड में हाई चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन का। दूसरा नेचुरल मेथड क्या है? तो विथड्रॉल। क्या? विथड्रॉल या क्वाइटस, COITUS, क्वाइटस इंटरप्ट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसमें जो मेल पार्टनर होता है ना, वो जब इजाकुलेशन होने वाला रहता है, मतलब कि स्पर्म बाहर निकलने वाला रहता है, उससे पहले ही पेनिस को बाहर निकाल ले, जिससे कि स्पर्म है वो वेजाइना में ना जा सके। तो इसको कहते हैं अवॉइड ऑफ इंसेमिनेशन। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं? ये नेचुरल वे है हमारा क्या का? तो प्रिवेंशन का। थर्ड क्या है? थर्ड नेचुरल वे है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब इसमें क्या होता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन मेनली उन लोगों में नहीं होता है जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते रहती हैं। उस समय चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा लो होता है, मेनली अप टू 6 मंथ आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। दूसरा मेथड क्या था? नेचुरल मेथड तो हमने चेक कर लिया। दूसरा मेथड बैरियर मेथड। कौन सा? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम क्या करेंगे? तो बैरियर लगाएंगे, फिजिकल कांटेक्ट ऑफ स्पर्म और ओवम को प्रिवेंट करेंगे। तो दूसरा क्या है? बैरियर मेथड, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला यूज होता है वो है कंडोम। आप तो सुने ही होंगे। ये बैरियर में जो कंडोम है ना, वो बहुत ही पतला रबर का बना हुआ रहता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, मतलब ये पेनिस को कवर करने के लिए भी रहता है और वेजाइना को इंसर्ट करने के लिए भी कंडोम रहता है, ठीक है। ये मेनली एक और चीज़ में हेल्प करता है कंडोम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ट्रांसमिशन को भी ये कम करता है। कैसे? तो जैसे कि कंडोम मेनली इस तरह का रहेगा, तो ये मान लीजिए कि हमारा पेनिस है, इधर से हमारा स्पर्म निकला, तो ये कंडोम में ही रह जाता है, वेजाइना में नहीं जा पाता है। या मान लीजिए कि वेजाइना में इस तरह से इंसर्ट हुआ, स्पर्म पेनिस के द्वारा निकला, तो ये जो स्पर्म है वो कहाँ रह जाएगा? हमारा वेजाइना में ही रहेगा, फिर वो बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जब एंट्री होगा ही नहीं तो डिजीज़ कैसे स्प्रेड होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम मेल के लिए जो यूज करते हैं कंडम, उसका जो पॉपुलर ब्रांड इंडिया में है वो कौन सा है? निरोध कह के। कौन सा? निरोध, ठीक है। डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्स जो रबर का बना हुआ होता है वो मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डारा इंसल्ट किया जाता है ताकि वो सर्विक्स को क्या कर सके? कवर कर सके ड्यूरिंग क्वाइटस, और एंट्री ऑफ स्पर्म सर्विक्स के थ्रू रोक सके, ठीक है। तीसरा जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जो मेनली हम बहुत डिस्कस करेंगे बहुत ब्रीफली बाद में, अभी तो सिर्फ क्या कर रही हूँ, समरी बता रही हूँ। इंट्रायूट्राइन डिवाइस ये डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट होता है, कहाँ पर? तो वेजाइना में। और ये क्या करता है ना कि स्पर्म को मार देता है, ठीक है। इसमें हम कौन कौन सा यूज करते हैं? तो मेनली 2 तरह का यूज करते हैं। एक तो नॉन मेडिकेटेड, जिसमें कौन सा आता है? कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसमें आता है LNG 20
और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव, इसमें हम कौन सा यूज करेंगे? तो इसमें या तो प्रोजेस्टेरोन अकेले देंगे या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन मेनली फीमेल को दिया जाता है। ये जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होता है उसके 21 दिन तक दिया जाता है और उसके बाद फिर से 7 दिन का गैप और फिर से स्टार्ट किया जाता है। मतलब ये हर दिन खाना है एक्सेप्ट जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है उसको छोड़ के। ठीक है। जो हार्मोनल पिल्स है ना वो मेनली प्रिवेंट करता है ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन से। कैसे? तो ये एफएसएस और एलएस के सिक्रिएशन को इनहिबिट कर देता है। जो इंडिया में फीमेल के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है वो मेनली ये सहेली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। इंजेक्शन ऑफ हार्मोन्स, हम हार्मोन्स को इंजेक्ट करके भी क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। उसमें आता है हमारा प्रोजेस्टेरोन और उसके साथ साथ हम एस्ट्रोजन भी देते हैं। ये कहाँ पे दिया जाता है? तो अंडर द स्किन। सर्जिकल मेथड में हम वेसेक्टोमी मेल में, तो ये स्टेरिलाइजेशन में आ जाएगा, मतलब कि परमानेंट क्या हो जाएगा? वो अनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो जो मेल में होता है उसको हम वेसेक्टोमी कहते हैं और जो फीमेल में होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम? तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि हमारा पहले फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बनाती हूँ। ठीक है। ठीक है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव है वो ओवुलेशन से रोकता है, तो ओ। ठीक है। जो हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो मेनली यूट्रस में इस तरह से फिट होता है, तो स्पर्म और एग के मीटिंग को रोकता है। बैरियर मेथड यहाँ पर लगता है तो वो क्या करता है? स्पर्म के एंट्री को रोकता है। तो तीनों का हम स्पेस जान गए। अब चलिए चार्ट बनाते हैं। तो बर्थ कंट्रोल मेजर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल वे। नेचुरल वे में हमने क्या देखा? तो रिदम मेथड यूज करते हैं, सेफ मेथड जिसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। 10 से लेकर 17 दिन तक हम सेक्स नहीं करते हैं। दूसरा कोएटस इंटरप्टस देखा। कोएटस इंटरप्टस में हम क्या करते हैं? तो सेक्स तो करते हैं लेकिन जब स्पर्म का इजाकुलेशन होने लगता है उसके पहले ही पेनिस को बाहर निकाल लेना। तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया, जब ये जो वुमेन है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उस समय वो मेनली प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करती है। ये जो है ना ये टेम्पोररी मेथड है और मतलब कि कुछ समय के लिए है। इसका मतलब जो बर्थ कंट्रोल है वो 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी में कौन कौन सा डील कर रहे हैं? नेचुरल, केमिकल, मैकेनिकल और हार्मोनल मेथड। और परमानेंट में सर्जिकल मेथड। तो नेचुरल तो कर लिया, अब केमिकल और मैकेनिकल करते हैं। तो जो केमिकल मैकेनिकल है वो बैरियल मेथड के अंदर आता है जिसमें मेनली स्पर्म को ओवम से मीटिंग करने से रोकता है। तो चलिए मैकेनिकल मेथड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल में मेल कंडोम होता है। ठीक है। इसमें कंडोम मेनली रबर कैसा होता है? तो रबर शीथ का बना हुआ होता है जो मेनली एंट्री ऑफ स्पर्म को रोकता है। और ये जो कंडोम है ये और भी क्या काम करता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकता है। तो मैकेनिकल भी 2 तरह से बात आ गया है, एक मेल में एक फीमेल में। मेल में सिर्फ हम कंडोम का यूज करके उसको रोक सकते हैं, लेकिन फीमेल में बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे कि हम सर्विकल कैप का यूज करना, सर्विकल कैप या डायफ्राम का यूज करना जो मेनली कंटेन होता है स्पर्मिसाइडल जेली। स्पर्मिसाइडल जेली का क्या मतलब है? ये स्पर्म जो होता है ना उसको मार देता है, जिसके कारण जो हमारा स्पर्म है
वो इंटर नहीं कर पाता है यूट्रस में। ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये प्रिवेंट करता है। कैसे? तो ये आपको देखे था ना, बीच में आ जाता है। ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन से। तीसरा है कंडोम। मेल का भी कंडोम होता है और फीमेल का भी कंडोम होता है। ठीक है। अब और कौन सा टेम्पोररी में आता है? तो एक होता है हार्मोनल मेथड। कौन सा? हार्मोनल। हार्मोनल में मेनली हम पिल्स यूज करते हैं, नॉर प्लांट यूज करते हैं और हार्मोन का इंजेक्शन करते हैं। पिल्स में मेनली हम प्रोजेस्टेरोन या इजेस्ट्रोन देते हैं ताकि ओवुलेशन से बचा सके, जैसे कि माला दी डेली दिया जाता है, सहेली वीकली दिया जाता है। नॉल प्लांट, इसमें मेनली हम प्रोजेस्टेरोन को इम्प्लांट करते हैं स्किन के नीचे। हार्मोनल इंजेक्शन, हार्मोन्स में हम या तो प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रोन के मिक्सचर को देते हैं। सर्जिकल मेथड में हम क्या डील करेंगे? हम परमानेंट, जो हमारा सर्जिकल है वो परमानेंट बर्थ कंट्रोल है। इसमें वेसेक्टोमी, जिसमें हम भाज डिफरेंस को काट देते हैं, मेल का जो भाज डिफरेंस है। ट्यूबेक्टोमी, इसमें मेनली क्या करते हैं, तो मेनली जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट देते हैं। तो इस तरह से हमारा चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एक को। सबसे पहले कि मीनिंग क्या होता है, तो द रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन बाय प्रिवेंटिंग मेथड और डिवाइसेस टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का अगर कोई मीनिंग पूछेगा कि इसको हम कैसे सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसका सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि ऐसा डिवाइस या ऐसा मेथड यूज करना जिससे कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या जो कंसीव करती है वुमेन वो उसका कम हो जाना, इसी को हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल। तो इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ मेथड यूज होते हैं। ठीक है। मेनली ये दो तरह का होता है, टेम्पोररी और परमानेंट। जो टेम्पोररी है ना वो फर्दर डिवाइड हुआ है कि टेम्पोररी वाला जो मेथड है वो सेफ पीरियड होगा, जिसको हम टेम्पोररी मेथड में जो पहला आता है उसको हम क्या कहते हैं? सेफ पीरियड। तो आपको सेफ पीरियड दिया, इसको कहा जाता है रिदम मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, एक वीक पहले और एक वीक आफ्टर द मेंसेस। मेनली सेफ कहा जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, जैसे कि क्या है, किसी को ये 27 से 30 दिन तक क्या हो रहा है, मेंस हो रहा है। तो 27 से 7 दिन पहले और 30 के 7 दिन बाद तक आप सेफली यूज कर सकते हैं, ये सेक्स कर सकते हैं। इसमें ओवुलेशन के चांसेस कम होते हैं। ओवुलेशन मेनली 14 डेज में होता है। ठीक है। और ओवम जो होता है 1 से 2 दिन तक सरवाइव करता है। तो आप ही समझिए, मान लीजिए कि 28 दिन का सर्किल हुआ तो 7 दिन का तो मान लीजिए कि क्या हो जाएगा, हमारा मेंस में चला जाएगा, बचा 21 दिन। ठीक है। तो स्टार्टिंग का 7 दिन और लास्ट का 7 दिन आप कर सकते हैं, और बीच में जो होता है 7 दूनी 14 सतिया 21, मतलब 7 दिन तक स्टार्टिंग का कर सकते हैं और लास्ट का 7 दिन कर सकते हैं, लेकिन बीच का 7 दिन नहीं कर सकते। ये +- 3 डेज भी होता है। क्यों? क्योंकि जो ओवम है ना उसका सर्वाइवल पीरियड 1 से 2 दिन तक होता है, और जो स्पर्म है वो मेनली 3 दिन तक रह सकता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि स्पर्म जाके वहाँ पर बैठा हुआ है, उसका ओवम आया और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। इसलिए हम मेनली कितना दिन का करते हैं, 7 डेज +- 3 डेज। तो कितना डेज को हम रोकेंगे, 10 से मेनली 17 दिन तक हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं। ठीक है। इसमें 80% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी को रोकने का। क्वाइटस इंटेरेप्टस, इसमें हम क्या बताए थे, ये तो ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें मेनली हम पेनिस का विड्रॉ कर लेते हैं इजाकुलेशन करने से पहले। ठीक है। स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म को मारने के लिए हम फोम, टैबलेट, जेली, पेस्ट, क्रीम यूज करते हैं। ठीक है। इंटरकोर्स करने के पहले। ये जो स्पर्मिसाइड है ना वो मेनली लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फेट, ये सब का बना होता है। अब मैकेनिकल मीन्स, इसमें मेनली हम
3 टाइप पढ़ेंगे, कंडोम, फिर डायफ्राम या सर्विकल कैप और इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कंडोम क्या है? तो कंडोम एक थीन शीट है जो रबर का बना होता है। ये मेल और फीमेल दोनों में लगाते हैं। तो फीमेल में जो होता है उसको हम निरोध कहते हैं, जो मेल का कंडोम होता है उसको हम निरोध कहते हैं, और ये पेनिस में लगाया जाता है। ये इंडिया में बहुत ईजिली और चीप में मिलेगा और गवर्नमेंट के द्वारा फ्री दिया जाता है, ठीक है, ताकि हम प्रेगनेंसी को बर्थ को कंट्रोल कर सकें। ये जो कंडोम है वो एड्स और सेक्सुअल डिजीज से भी बचाने में हेल्प करता है। दूसरा, डायफ्राम और सर्विकल कैप। ये डायफ्राम और सर्विकल कैप डोम शेप का होता है। ये भी रबर प्लास्टिक कवर होता है। ये फीमेल के सर्विक्स में फिक्स किया जाता है और इससे क्या होगा, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस को में हम बचा सकते हैं। ये मेनली फिट किया जाएगा एटलीस्ट 6 आवर। कब तक फिट किया जाएगा? तो एटलीस्ट 6 आवर आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इसमें और भी क्या होते हैं, तो स्पर्मिसाइडल जेली और क्रीम होता है, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको अलग से एक टॉपिक करके हम लास्ट में पढ़ाऊँगी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल और ओरल डिवाइसेस पे हम मेनली बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिक जिसको कहते हैं, जो ओवुलेशन से बचाता है। कैसे? तो एफएसएस और एलएस का सेक्रिएशन को इनहेबिट करके, ठीक है। अदर कंट्रासेप्टिव में हम क्या क्या लेते हैं? प्रोजेस्टिन मिनी पिल्स लेते हैं, जो मेनली इम्प्लांट होता है अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म। ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को 3 से 4 साल तक। एबॉर्शन, जिसको हम दूसरे टर्म में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये जब तक फीटस, ये कब करवा सकते हैं? जब तक जो हमारा फीटस है वो वायेबल ना हो जाए। ये बहुत जगह क्या है, ये मना किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है, ठीक है। एब्स्टिनेंस लिख देते हैं स्पेलिंग एब्स्टिनेंस। ये बेस्ड और 100% रिलायबल वे है कंसेप्शन को हटाने के लिए, जिसमें आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिए ही नहीं, ना सेक्स करेंगे ना बच्चे का प्रॉब्लम होगा। परमानेंट मेथड वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। जब हम इसको भी अलग टॉपिक पे पढ़ाएंगे, जब हम स्टेरिलाइजेशन के बारे में डील करेंगे। तो अब हमारे पास 2 टॉपिक मेन हो गया, एक तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस और दूसरा स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले अब कह रहा है मेथड यूज एमोंग वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट। ज़्यादा मेथड कौन सा यूज होता है? तो जो स्टेरिलाइजेशन कह रहे हैं ना, इसका मतलब होता है परमानेंट, क्या होता है, परमानेंट बर्थ कंट्रोल। इसके बाद वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा यही फीमेल स्टेरिलाइजेशन यूज होता है। एवॉज 16.5% लोग यूज करते हैं। उसके बाद मेल स्टेरिलाइजेशन, फिर हम कम्बिनेशन पिल यूज़ करते हैं, उसके बाद प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स यूज़ करते हैं। इस तरह से इसका परसेंटेज है। लेकिन अगर कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा मेथड कौन सा यूज होता है, तो फीमेल स्टेराइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर और कौन कौन से यूज करते हैं, DMPA, वेजाइनल रिंग, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, मेल कंडोम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम कैलेंडर मेथड देखेंगे और नेचुरल फैमिली प्लानिंग देखेंगे। नेचुरल फैमिली प्लानिंग क्या है? तो ये मेथड है जिसमें हम फिजियोलॉजिकल देखते हैं, चेंजेस देखते हैं कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। विथड्रॉल देखेंगे। अदर मेथड में कौन सा, जैसे कि डायफ्राम, फीमेल कंडोम, सर्विकल कैप, कंट्रासेप्टिव स्पॉन्जी, स्पर्मिसाइड यूज करते हैं कुछ लोग। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन देखेंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं जो कंट्रासेप्शन यूज नहीं करते हैं। इसमें वो लोग होते हैं जो मेनली सर्जिकली स्टेरॉयड फॉर नॉन कंट्रासेप्टिव रीजन, मतलब वो सेक्सुअली इनएक्टिव होते हैं, उनको कंट्रासेप्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेरॉयड होते हैं, या जो प्रेग्नेंट होते हैं, या कुछ लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं लेकिन वो कंट्रासेप्शन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतना हम मेथड यूज करते हैं। और इसमें मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, तो फीमेल स्टेराइजेशन।
और ये सारे मेथड के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इसको मेनली बांटा गया है टॉप टायर, मतलब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन है, उसके बाद इफ़ेक्टिव कौन है, उसके बाद तो मेनली 4 तरह का टीयर में इसको बांटा गया है। तो जो टॉप टीयर मतलब ऐसा होता है टॉप प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसमें कौन कौन सा आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है उसमें आएगा इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसमें भी 2 आता है, लिवोनॉर्गेस्ट्रल सिस्टम और T380 एक कॉपर, ठीक है। उसके बाद और कौन सा आएगा, तो लिवोनॉर्गेस्ट्रल इम्प्लांट, फीमेल स्टरलाइजेशन, मेल स्टरलाइजेशन, ये क्या आता है, टॉप प्रायोरिटी में आता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सेकंड टायर जो वेरी इफ़ेक्टिव है, उसमें कम्बिनेशन पिल्स, वेजाइनल रिंग, पैचिंग, DMPA, प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स यूज होता है, ठीक है। थर्ड टीयर में कंडोम यूज करते हैं, डायफ्राम विथ स्पर्मिसाइड, फर्टिलिटी, ठीक है। फोर्थ ट्रायल में हम मेनली क्या यूज करते हैं, तो स्पर्मिसाइड, स्पॉन्जी जैसे कि पैरस वुमन यूज करती है, ठीक है, और न्यूली पैरस वुमन यूज करती है। और जो कैटेगरी में नहीं आता है WHO के, उसमें विड्रॉल और नो कंट्रासेप्शन, ये दोनों कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन, जो सबसे पहला था, कौन सा था, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। चलिए इंट्रायूट्राइन डिवाइस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज है, मैंने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यही डिवाइस यूज होता है कंट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। ये जो हमारा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ना, ये एक स्मॉल टी से प्लास्टिक और कॉपर का बना हुआ डिवाइस है, जो मेनली हमारे यूट्रस में डॉक्टर या नर्स के द्वारा फिट किया जाता है। ये प्रेगनेंसी को कुछ पार्टिकुलर टर्म के लिए रोकता है। तो जब इसके बारे में जानेंगे तो बताएंगे कि कौन कितना रोकता है। मेनली ये जो है ना 10 साल तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके टाइप के बारे में जानते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं, तो इसके मेनली हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस और हार्मोन कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें आएगा लिप्स, LIPPS लूप। सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए घबराने का नहीं। अब क्या है, मेडिकेटेड कॉपर, COPR कॉपर कंटेनिंग IUC इंट्रायूट्राइन डिवाइस। IUCD मतलब क्या होगा, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें आ जाएगा हमारा कॉपर T380A, मल्टीलोड 375, कॉपर T200, मल्टीलोड 250। तो इतने तरह का मिली मेडिकेटेड कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। अब हार्मोन कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस में कौन कौन सा है, तो इसमें मिली आपको लिवोनॉर्गेस्ट्रेल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में LNSIUS। दूसरा क्या है, प्रोजेस्टास्टर्थ, ठीक है। तो इस तरह से मेनली 3 तरह का होता है। अगर इसको क्लासिफिकेशन करें तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा इंट्रायूट्राइन डिवाइस का, तो इसका क्लासिफिकेशन होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में मेनली नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट आता है, इनर्ट। इसमें कौन सा आएगा, वही हमारा लिप्स लूप और क्या आएगा, मार्ग्यूलिस, ठीक है। मार्ग्यूलिस का स्पेलिंग क्या होता है, MARGULIES। सेकेंड जनरेशन में क्या आएगा, तो सेकेंड जनरेशन में हमारा कॉपर मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस आएगा।
ठीक है। जैसे कि कॉपर 380A, कॉपर विथ सिल्वर जिसको हम नोवा-3 कहते हैं, कॉपर विथ गोल्ड या कॉपर विथ स्टील। थर्ड जनरेशन में क्या होगा, हमारा हार्मोनल आएगा। हार्मोनल में हम क्या पढ़ेंगे, मिराना, स्काइला, ये सब पढ़ेंगे। फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा, तो फ्रेमलेस इंट्रायूटेराइन डिवाइस। जैसे कि इसमें क्या होगा, ये जो फ्रेमलेस इंट्रायूटेराइन डिवाइस है ना, इसको हम गायनी फिक्स भी कहते हैं, या बॉल इंट्रायूटेराइन डिवाइस, और या चलिए अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो अभी आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन सा, तो एक है पारागाद, क्या, पारागाद, GARD, ठीक है, जो मेनली यूज होता है 10 साल के लिए। दूसरा होता है मीरेना, ये यूज होता है 5 साल के लिए। तीसरा है काइलीना, ये भी यूज होता है 5 साल के लिए। चौथा है स्काइला, ये यूज होता है 3 साल के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए एक का करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मिराना और स्काइला में क्या डिफरेंस है, तो मिराना अभी क्या देखें हम, मिराना कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए इफेक्टिव होता है। स्काइला 3 साल के लिए इफेक्टिव होता है। जो मिराना है वो और भी चीज़ों में यूज होता है, जैसे किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो उसमें हम क्या देते हैं, मिराना देते हैं। ठीक है, अब मिराना स्काइला में और भी क्या डिफरेंस हो सकता है। जो स्काइला का डोज है ना, ये क्या का, प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का, वो लो डोज का होता है, और साइज में भी मिराना से ये छोटा होता है। ठीक है, अब चलिए स्काइला। स्काइला का ब्रांड नेम क्या है, किसके लिए स्काइला मेनली यूज हुआ है, तो लीवोनॉर्गेस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस या सिस्टम के लिए यूज होता है। ये मेनली प्रेगनेंसी को 3 साल के लिए रोकता है, और ये मेनली हमारा ट्रेन या डॉक्टर के द्वारा या नर्स के द्वारा यूज किया जाता है। और ये इसमें ये ज़रूरी है कि जो टेक्निक यूज हो रहा है वो एसेप्टिक हो, मतलब बैक्टीरिया फ्री हो। ठीक है, स्काइला क्या है, टी शेप्ड का डिवाइस है, जो मेनली कंटेन होता है कितना, 13.5 mg लीवोनॉर्गेस्ट्रल। ठीक है, ये मेनली जो लीवोनॉर्गेस्ट्रल है ना, ये रिलीज होता है अप्रॉक्स द रेट ऑफ 14 mcg पर डे आफ्टर 24 डेज। ठीक है, ये रेट मेनली डिक्रीज करते जाता है, और 10 साल तक होते होते ये 5 mcg पर डे पे आ जाता है। स्काइला मस्ट बी रिमूव्ड आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लीवोनॉर्गेस्ट्रल, तो ये है क्या, ये एक आर्टिफिशियल फॉर्म होता है। किसका आर्टिफिशियल फॉर्म होता है, प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, किसका, तो प्रोजेस्टेरॉन का। तो इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अभी जो उसका चारों पार्ट पढ़ रहे थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरा क्या था, मीरेना, ये किसका है, ये भी लीवोनॉर्गेस्ट्रल रिलीजिंग RELASING रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। ये भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। इसका एक और क्या काम है, तो जब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है उसमें भी ये कंट्रासेप्शन की तरह यूज होता है। मिरेना जो है ना, ये 5 साल के लिए प्रिवेंशन करता है, और ये रिलीज करता है लीवोनॉर्गेस्ट्रॉन 20 mcg पर डे। कितना, 20 mcg पर डे। जबकि हमारा जो स्काइली था वो कितना करता था, 13.5 mg मेनली रिलीज करता था, सॉरी 14 mcg पर डे वो रिलीज करता था। लेकिन जो हमारा मिराना है वो 20 mcg। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, जो स्काइला है ना, वो प्रिस्क्राइब मेनली कंट्रासेप्शन के लिए होता है। मिराना
कंट्रासेप्शन और हैवी मिनिस्ट्रल ब्लीडिंग जिसको मेनोर्गी कहते हैं उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, लेकिन दोनों बना हुआ होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस का ही, जो प्रोजेस्टिन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मेनली पेन, ब्लीडिंग, डिजीनेस ड्यूरिंग और आफ्टर द प्लेसमेंट दोनों में फील होगा। ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ द डिवाइस फ्रॉम द यूट्रस, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी तो जो डिवाइस है वो बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तीसरा क्या था, पारागार्ड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसको हम कॉपर T380A भी कहते हैं। इसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं होता है। इसमें पीरियड न शॉर्टर होता है, न लाइटर होता है, न हैवियर होता है, न लॉन्गर होता है। इसमें जो हमारा कॉपर है ना वो रिलीज होगा और 10 साल तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब लास्ट टर्म क्या था, काइलिना। अब काइलिना क्या है, तो ये मेनली सेम फैमिली से आता है, जो फैमिली से आता है स्काइला और मायरेना। ठीक है, ये हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कंटिन्यूसली रिलीज होता है लो अमाउंट में, और ये भी 5 साल के लिए काम करता है। इसका साइज स्मॉल होता है मिरेना से, लेकिन स्काइला का सेम होता है। लेकिन जो काइलिना है ना, इसमें स्काइला से ज़्यादा प्रोजेस्टिन प्रेजेंट होता है और मायरेना से कम। लेकिन जो स्काइला है ना, जो काइलिना है वो FDA अप्रूवल है सभी वुमन के लिए, वेदर और नॉट दे हैड गिवन द बर्थ। काइलिना है ना जो क्या है, FDA अप्रूव्ड है और ये सभी वुमेन को दे सकते हैं, चाहे वो बच्चा पैदा की है या नहीं की है। लेकिन स्काइला उसी को दे सकते हैं जो बच्चा पैदा की है। ठीक है, तो ओवरऑल पढ़ लेते हैं कि जो पारागार्ड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ये इफ़ेक्टिव होता है इमीडिएटली, लेकिन जो मिरेना, स्काइला, ये इफ़ेक्टिव इमीडिएटली होता है ओनली इफ़ इंसर्टेड विदिन 7 days आफ्टर द स्टार्ट ऑफ योर पीरियड। मतलब कि ये इमीडिएटली काम करेगा कब, जब हम विदिन 7 days, पीरियड होने के विदिन 7 days हम क्या करें, इसको इंसर्ट करें। इफ़ इंसर्टेड at any other time during menstrual cycle, use another contraceptive like condom, female condom, sponge, spermicide during first week after the intrauterine device. Protection will begin after 7 days. अगर हम सब यूज करते हैं तो प्रोटेक्शन कितना दिन बाद होगा, 7 दिन के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज का तो एक बार ये इंसर्ट हो गया तो ये अपने प्लेस पे रहेगा, इफ़ेक्टिव होता है, प्रेगनेंसी को लॉन्ग टर्म से बचाता है और ये इंटरफेयर नहीं करता है सेक्सुअल एक्टिविटी को। डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके कारण ब्लीडिंग, क्रैम्पिंग हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का भी रिस्क है, और ये मेनली नहीं प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। ठीक है, एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन कहाँ पे होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन कहाँ पे होगा, तो मेनली जब अगर वुमन प्रेग्नेंट हो जाए तो उसमें ये नहीं एब्सोल्यूट कंट्राडिक्टेड होगा। तो सबसे पहले लिख देती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। एब्सोल्यूट, अगर प्रेग्नेंट हो गई है औरत तब ये कंट्रासेप्शन यूज करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है और उसका कॉज पता नहीं है, या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, कैंसर है सर्विक्स, यूट्रस या पेल्विक ट्यूमर में, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले हो चुका है, तो ये एब्सोल्यूट कंट्राडिक्टेड होता है। अब रिलेटिव कंट्राडिक्टेड किस में होता है, कंट्राडिक्टेड मतलब कि हम उस समय ये यूज नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट मतलब एकदम यूज नहीं कर सकते, रिलेटिव मतलब अभी नहीं कीजिए, बाद में जब जो कंडीशन है जिसके कारण नहीं कर सकते वो अगर सही हो जाए तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अनीमिया कितना हो जाए, उसका हेमोग्लोबिन <10 हो जाए, मेनोरिया, हैवी ब्लीडिंग, प्रोलेंस सर्विकल डिस्चार्ज, एनी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज, फिब्रॉयड, अनमोटिवेटेड पर्सन, तो ये सब में रिलेटिव कंट्राडिक्टेड होता है। ठीक है,
यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ओवर और कंट्राडिक्शन की बात करें तो अगर करेंट प्रेगनेंसी हो, सर्वाइटिस में से पस आ रहा हो, मतलब सर्विक्स से पस आ रहा हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इमीडिएट पोस्ट सेप्टिक एबॉर्शन हुआ है। सेप्टिक मतलब कहने का क्या मतलब है, मतलब कि बैक्टीरिया ये सब के कारण एबॉर्शन हुआ है। पॉप्यूरल सेप्सिस है, किसी को गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हुआ है, कैंसर हुआ है सर्विक्स में, इंडोमेट्रियम में कैंसर हुआ है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन उसका कॉज पता नहीं है, यूट्राइन के भीतर डिस्टॉर्ट हो गया है, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस है, तो उन लोग में क्या है, कंट्राडिक्टेड है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब पीपीटी में आते हैं। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये मेनली केमिकली इनर्ट होता है और ये नॉन ऑब्जर्वेबल मटेरियल का बना होता है। मेनली 3 इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो अभी अप्रूव्ड हुआ है, जिसमें से 2 ये है जो क्या है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। 3 कौन सा आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 लीवोनॉर्गेस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस और यहाँ पर एक 3, मतलब मिरेना, अस्काइला और तीसरा कॉपर T300A। ये तीनों मेनली ये जो डिवाइस है ये मेनली क्या हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है। ठीक है, ये प्रत्येक जो ये लीवोनॉर्गेस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ना, या सिस्टम है ना, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टिन। अब प्रोजेस्टिन का काम क्या है, तो ये मेनली रिड्यूस करता है सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट को। अब प्रोजेस्टिन कहने का क्या मतलब है, तो प्रोजेस्टिन और प्रोजेस्ट्रॉन में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों का क्या काम हो सकता है। तो मेनली जो प्रोजेस्टिन है ना, वो प्रोजेस्ट्रॉन का क्या है, सिंथेटिक एस्टेरॉयड हार्मोन है। नेचुरल और सिंथेटिक दोनों एस्टेरॉयड हार्मोन है जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, और प्रेगनेंसी के समय ये क्या, ओवुलेशन को रोकता है। इसमें अगर प्रोजेस्ट्रॉन रहता तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होता, लेकिन प्रोजेस्टिन में दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों होता है। ठीक है, इसमें मेनली कम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ये बर्थ कंट्रोल की तरह यूज होता है। अब डिफरेंस देखते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन में। क्या, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन। एस्ट्रोजन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन है जो मेनली प्रमोट करता है डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी। प्रोजेस्टिन है जो नेचुरल सिंथेटिक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। ईस्ट्रोजन है, इसमें इसका 3 टाइप होता है, ईस्ट्रोन, ईस्ट्राडायोल और ईस्ट्राटायोल। प्रोजेस्टिन है, इसका क्या है, ये सिर्फ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का बना होता है। ईस्ट्रोजन है जो नेचुरल हार्मोन है, प्रोजेस्टिन है जो सिंथेटिक हार्मोन है। ईस्ट्रोजन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, डेवलप करता है, लेकिन जो प्रोजेस्टिन है वो बर्थ कंट्रोल की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ये कैसा होता है, तो टी शेप का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसा है, टी शेप का है। ठीक है, तो इसका जो टी शेप का रेडियो ओपैक फ्रेम होता है ना, इसमें जो स्टीम होता है वहाँ पर सिलेंड्रिकल रिजर्वायर होता है जो मेनली कंटेन करता है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन को, या कह सकते हैं लीवोनॉर्गेस्ट्रॉन को। ये जो रिंग है ना, सिलेंड्रिकल रिंग इस तरह का, यहाँ पर क्या रहता है, हमारा लीवोनॉर्गेस्ट्रॉन रहता है। और जो 2 थ्रेलिंग ब्रॉन स्ट्रिंग अटैच होता है कहाँ पे, स्ट्रीम में, उसमें। ठीक है, मिरेना मेनली 5 साल के लिए यूज होता है, अस्काइला 3 साल के लिए यूज होता है। तो इसमें देखिए क्या है, याद कैसे कर सकते हैं, तो एस इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो एस को अगर से ऊपर वाला को उल्टा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, मिरेना, मिरेना में एम लिखा हुआ है, इसको इस तरह से कर देंगे तो इस तरह का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है,
अब दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको हम सोनोग्राफी करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा डिवाइस क्या है, T380A इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसका क्या नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है पारागार्ड। ये बना होता है पॉलीथाइलीन और बेरियम सल्फेट टी शेप फ्रेमवर्क का। और ये क्या का बना होता है, कॉपर इसमें होते हैं। मेनली एक बेस होता है, इसमें 2 स्ट्रिंग इस तरह से निकलता है। स्टार्टिंग में तो ये ब्लू था, लेकिन बाद में ये वाइट हो गया। ये अप्रूव्ड हुआ है 10 साल के लिए कि ये कॉन्ट्रासेप्शन 10 साल के लिए कर सकता है, मतलब प्रेगनेंसी 10 साल के लिए रोक सकता है। ये देखिए हमारा क्या है, पारागार्ड T380 कॉपर IUD है और ये हमारा मिरीना है। ठीक है। और भी क्या क्या देख सकते हैं, तो एक लिप्स लूप दिखेगा। ये लिप्स लूप कैसा होता है, तो इस तरह का ए शेप्ड होता है। ठीक है, इसी को हम लिप लूप कहते हैं। ये भी हमारा क्या कर सकता है, कंट्रासेप्शन में हेल्प कर सकता है। और एक होता है डेल्कॉन शील्ड। ये क्रेव लाइक फॉर्मेशन होता है। इसका कैसा होता है स्ट्रक्चर, क्रेव लाइक का, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यही मेनली फिट किया जाता है। और एक और है जिसका नाम है कॉपर 7 मिरर डेथ नंबर। ये जो 7 दिया हुआ है ना, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है। प्रोजेस्टार्ट क्या है, ये अर्ली टी से प्रोजेस्टिन रिलीजिंग IUD। अगर कोई पूछेगा अर्ली टी से प्रोजेस्टिन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सा है, तो प्रोजेस्टार्ट। देखिए ये वाला ही क्या है हमारा, ये डेल्कन शील्ड है और ये वाला क्या है, लिप्स लूप है। तो आपको दोनों फिगर समझ में आ गए, लिप्स लूप से। और ये हमारा क्या है, डेल्कन शील्ड, जो क्रेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह फिट होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन, जैसे कि जितने भी इंट्रायूटेराइन डिवाइस हैं ना, सारी इफेक्टिव होते हैं। फेलवर रेट 1% से भी कम चांस होता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले यूट्रस के अंदर इनके कारण जो कॉपर कंटेनिंग डिवाइस है, उनके कारण इंटेंस लोकल इंडोमेट्रियम में स्वेलिंग आती है, जिसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है कॉपर के कारण। इसके कारण सेलुलर और ह्यूमोरल कंपोनेंट मेनली रिलीज होते हैं। सेलुलर और ह्यूमोरल कंपोनेंट कहने का क्या मतलब है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स मेनली किसके द्वारा होता है, B सेल और T सेल, वही रिलीज होता है यहाँ जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। और ये एक्सप्रेस होता है इंडोमेट्रियल टिश्यू में। फ्लूइड जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे कि यूट्राइन कैविटी, फैलोपियन ट्यूब, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म और एग का वायबिलिटी कम हो जाता है, दोनों के मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये जो इन्फ्लामेटरी एक्शन है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट के अगेंस्ट भी काम करता है। जैसा कि हमें पता है इंडोमेट्रियम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है, वो भी संभव नहीं हो पाता है, एट्रोफी हो जाएगी। जो कॉपर लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी। और अगर हम बात करें ये जो LNG इंट्रायूटेराइन सिस्टम का, तो ये भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ही करता है, लेकिन ये इंडोमेट्रियल को एट्रोफी करता है, जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। मतलब कि जो हमारा क्या है, कॉपर है, वो क्या करेगा, तो वो इन्फ्लामेशन करता है, जिसके कारण सेलुलर और ह्यूमोरल कंपोनेंट बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म की वायबिलिटी कम हो जाती है, तो वो ऊपर तक पहुंच नहीं पाता। और LNG क्या करता है, जो इंडोमेट्रियम जो प्रिपेयर करता है अपने आप को, उसको प्रिपेयर करने से रोक देता है, जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं होती है। ठीक है। और जो प्रोजेस्टिन है वो क्या करता है, विस्कस को कम कर देता है सर्विकल म्यूकस में, जिसके कारण जो स्पर्म मोटिलिटी है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट है कि यूट्रस में क्या हो जाएगा, परफोरेशन, छेद होने का डर है। डिवाइस क्या है, बाहर आ सकता है, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड इस सब के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, अगर प्रेगनेंसी में लगाए तो मिसकैरेज होगा, इसलिए प्रेगनेंसी में एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन होता है। ठीक है।
अब जिनको भी जो आईयूडी है ना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कंट्रासेप्टिव है और इसमें जो मटेरियल लगाया जाता है वो एब्जॉर्बेबल होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के टाइम में लगाएं तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका पहला जो एडवर्स इफेक्ट था परफोरेशन, वो देखते हैं क्यों होता है। जब हम यूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो यूट्रस है वो परफोरेट कर लेगा। ये परफोरेट मेनली करता कैसे है, परफोरेट हो जाता है जो हमें पता कैसे चलता है, तो ये मेनली बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के द्वारा पता चलता है। जैसे कि जब हम उसका इनिशियल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो पता चलता है कि परफोरेशन हो गया है। लॉस्ट डिवाइस, जैसे कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो हमें हर मेंसेस के बाद एक और चेक करते रहना पड़ता है कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं है, मतलब पल्पेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पल्पेट नहीं कर रहा है इसका मतलब कि जो हमारा इंट्राइन डिवाइस है वो बाहर आ गया है, इसलिए उसको चेक करते रहना मेंस के बाद बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इजीली उसका जो तेल होता है ना, उसको सर्विक्स से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर तब ये नहीं कंफर्म हो तो हम ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी करके भी देख सकते हैं कि यूट्रस के अंदर हमारा डिवाइस है कि नहीं है। ये जो कुछ कंट्राडिक्शन एंड कॉशन है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, तो ये सब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मेन्स्ट्रुअल चेंजेस। अब वुमेन जो मेनली कॉपर आईयूडी यूज कर रही है उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको या तो डिस्मेनोरिया, पेन ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुएशन या मेनोहॉर्जिया होगा, मतलब हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। अगर डिस्मेनोरिया हो रहा है इसका मतलब कि आपको क्या देंगे, एनसिड देंगे, और अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले से ही आपको क्या दिया जाता है, ओरल आयरन साल्ट, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग के कारण आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने का चांस है। अगर कोई LNG IUS यूज कर रहे हैं तो उनमें क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि इरेगुलर स्पॉटिंग होगा 6 मंथ के लिए, मतलब कि थोड़ा क्या होंगे, ब्लीडिंग होते रहेगा। तो इसमें मेनली क्या होता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है मंथली मेंसेस के साथ कि वो तो या तो हल्का होगा या होगा ही नहीं। जिनमें मेरिना डिवाइस लगाया जाता है उनमें प्रोग्रेसिव एमेनोरिया होता है। प्रोग्रेसिव एमेनोरिया कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे मेन्स्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाता है। ये मेनली 30% वुमेन में देखने को मिलता है, मेनली आफ्टर 2 ईयर्स, और 60% आफ्टर 12 ईयर। ठीक है, ये लेकिन डिसमेनोरिया जो पेन होता है ना उसको इम्प्रूव करता है, मतलब कि सही करता है। इन्फेक्शन में क्या है, ये मेनली डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन जो होता है ना वो डिवाइस रिलेटेड होता है, और वो जब डिवाइस इंसर्ट हो जाता है उसके फर्स्ट 20 डेज में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो IUD के इंसर्शन या उससे पहले क्या हो जाता है, उसको स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं। डिवाइस इंसर्शन अगर उसका रिपोर्ट नहीं आया है या ये सिम्टोमेटिक है तो उसको एसिम्टोमेटिक का वेट नहीं करते हैं, हम उसे IUD इंसर्ट कर देते हैं, और उसके साथ साथ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट 3 वीक अगर इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर इन्फेक्शन डेवलप्ड हो गया तो हम उसको क्या देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग देते हैं। सेप्टिक एबॉर्शन मैंडेट इमीडिएट यूट्राइन इवाकुएशन इन एडिशन टू एंटीमाइक्रोबियल। अगर सेप्टिक मतलब क्या होता है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर एबॉर्शन हुआ है तो हम वो क्या करते हैं, इमीडिएट यूट्राइन इवाकुएशन करते हैं। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बिना एब्सेस का कैसे ट्रीट किया जाता है, तो सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक के द्वारा। ट्यूबोवेरियन एब्सेस तो आपको मेनली पता है इन्फेक्शन के कारण ही होता है, जो डेवलप्ड होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के साथ,
वो त्रित कैसे होता है, तो इंट्रावेनस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ, और इसमें जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो रिमूव कर दिया जाता है। अब किसी को क्या हो गया है, एक्टिनोमाइसिन इसरेली हो गया, जो ग्राम पॉजिटिव स्लो ग्लोइंग एनारोबिक बैक्टीरियल वेजाइनल बैक्टीरियम है। तो इसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन के साथ साथ आपको एब्सेस फॉर्मेशन भी देखा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पाप स्मीयर करते हैं, ठीक है, जो मेनली यूजर आईयूडी यूज कर रहे हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, मेनली एंटी माइक्रोबियल विथ ग्राम पॉजिटिव कवरेज, जैसे कि पेनिसिलिन दिया जाता है। इसमें अर्ली फाइंडिंग में आपको फीवर, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन और एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी विथ एन आईयूडी, जो वुमेन ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनको आईयूडी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्राडिक्टेड होता है क्योंकि इसके कारण प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो सकती है। प्रेगनेंसी विथ एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इसमें क्या होता है ना, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है और उसमें इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगा होता है तो इसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। इसलिए अप्रॉक्स 14 वीक तक अगर तेल विजुअल हो रहा है तो अपने से उसको जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उसको ईजिली हम निकाल सकते हैं। इसको निकालने से क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। कैसे कॉम्प्लिकेशंस, एबॉर्शन, कोरियोमनियाटिस और प्रीटर्म बर्थ, ठीक है। लेकिन अगर तेल विजुअल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको खोजने का कोशिश करेंगे अल्ट्रासाउंड के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये किसके क्या करता है, ये एबॉर्शन करता है, इसलिए सोनोग्राफी के द्वारा उसको खोजेंगे और उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर मिसकैरेज होया हुआ है और उसमें इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगा हुआ है तो ज़्यादा चांसेस होता है इन्फेक्शन का। कौन सा इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन, इसलिए उसको हम ट्रीट करते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी से, और जो यूट्राइन का इवाकुएशन करते हैं, मतलब उसको अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। अब इंसर्शन में टाइमिंग इमीडिएट कब हमें ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगाना चाहिए, तो मिसकैरेज, सर्जिकल एबॉर्शन, डिलीवरी, इनके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शंस के चांसेस नहीं हैं। इमीडिएट इंसर्शन या 1 वीक आफ्टर द मेडिकल एबॉर्शन ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मेनली जो रिस्क है ना कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस एक्सपल्सन का, जो बाहर निकलने का है, वो ज़्यादा हो जाता है अगर ये तुरंत प्रेगनेंसी के बाद लगाया गया है, ठीक है। इंसर्शन टेक्निक डिपेंड करता है मेनली यूट्राइन के साइज पे, जैसे कि आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इवाकुएशन क्या होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस अगर हम प्लेस करते हैं तो उसको कोई इंस्ट्रक्शन, मतलब इसका एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है प्लेस करने का। जैसे कि यूट्राइन के भीतर लार्जर है तो जो हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइस होगा उसको हम प्लेस करेंगे रिंग फोर्सेप के द्वारा, और इसमें हम सोनोग्राफिक गाइडेंस लेंगे। इमीडिएटली फॉलोइंग वेजाइनल एंड सिजेरियन डिलीवरी, अगर वेजाइनल या सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद अगर हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस कर रहे हैं तो हम हैंड से भी सिंपली कर देते हैं, ठीक है। मेनली ये जो होता है ये एक्सपल्सन रेट को कम करता है, जिसके कारण परफोरेशन रिस्क भी कम होता है अगर हम वेट कर लें एटलीस्ट 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निक क्या है, तो हम इसमें मेनली बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं सबसे पहले यूट्राइन पोजीशन और साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर एबनॉर्मलिटी देखते हैं कि कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है इंसर्शन करने पर, म्यूकोपुरुलेंस सर्विसाइटिस तो नहीं है, वेजिनाइटिस तो नहीं है। अगर है तो पहले आईयूडी को इंसर्ट करने के पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। सर्विकल सरफेस को क्लीन किया जाता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से, और उसके बाद स्टेराइल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट मेनली एक टिनाकुलम से किया जाता है, ये एक तरह का फॉर्सेप होता है, और ये प्लेस कहाँ पे होता है, तो सर्वाइकल लिप या कैनाल या यूट्राइन कैविटी में। ये देखिए जैसे कि हम आईयूडी कर रहे हैं तो इस तरह से ये हमारा क्या है, यूट्रस है,
तो IUD इस तरह से भी फिट होता है। ठीक है।